नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग आईएटीएफ का जो चेकलिस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या चेक करना है और उसका क्या उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, और उसके बाद कौन से क्लास में पड़ता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब ऑडिट के समय हम कौन सा आइटम चेक करने जा रहे हैं और उसके लिए कौन से डिपार्टमेंट का जो है वो टारगेट डिपार्टमेंट हमारा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, इसमें असेसमेंट आ जाता है और उसका जो है स्टेटस का रिकॉर्ड आ जाता है, क्या ऑपरेटिंग रिकॉर्ड बना रखे हो। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 921, जो ऑपरेशनल कंफर्मेशन ऑफ द मैटर्स रिक्वायरिंग करेक्टिव मेजर्स पॉइंटेड आउट इन दी प्रीवियस ईयर। देखिए, लास्ट ईयर में जो भी आपने करेक्टिव एक्शन मेजर्स लिए हैं उसकी बात कर रहा है ये 921 में। उसमें क्या है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर्स रिक्वायरिंग करेक्टिव एक्शन मेजर्स पॉइंटेड आउट इन प्रीवियस ईयर, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में जो भी मैटर्स आया, करेक्टिव मेजर्स आपने जो लिए थे इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट्स में, वो सारी चीज़ें जो है हमें इसमें दिखाना है। दूसरा, enter the confirmation result to the designated part of the comment column in the report as well। मतलब if any existence, मतलब any audit exist करता है, is corrective action still in operation at the moment। क्या जो आपने corrective action लिया था अभी भी वो ऑपरेशन में है, मतलब यूज हो रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करने वाले हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग प्रोसेस चेकलिस्ट। जो प्रोसेस चेकलिस्ट है जैसे टर्टल डायग्राम वगैरह है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें केपीआई सेटिंग की बात करेंगे। जो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जैसे कि 4.4 में आ जाता है, 5.112 में आ जाएगा और 5.1.1.2 में आएगा, 9.1 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, केपीआई सेटिंग में। उसमें आ जाएगा आपका इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मतलब जो केपीआई आपने सेट कर रखा है, क्या इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंशिएट कर रखे हैं कि नहीं, इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। इफ़ेक्टिवनेस में आपका आ जाता है कि जैसे प्लान वर्सेस एक्चुअल। एफिशिएंसी में आ जाएगा आपका आउटपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट रेशियो, मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या है, उस आउटपुट को अचीव करने में कितना इनपुट यूज़ हुआ, कितना रिसोर्सेज यूज़ हुआ, कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, मैन मशीन मटेरियल मेथड कितना यूज़ हुआ, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और मतलब उसका कॉस्ट क्या लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो केपीआई फंक्शन है वो एज ए इंडेक्स जो है जजमेंट लेवल में अचीव हो रहा है कि नहीं, मतलब आपकी जो वर्किंग डिपार्टमेंट है उसमें यूज हो रहा है कि नहीं, और उसका क्या मतलब लेवल है, क्या अचीवमेंट का लेवल क्या है, मतलब वो टारगेट के बिलो है कि अबव है कि क्या है, टारगेट अचीव किया कि नहीं अचीव किया, वो सारी चीज़ें आ जाती है। अगर उसमें कुछ गैप है तो उसका एक्शन प्लान हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केपीआई मैनेजमेंट। देखिए, आपने केपीआई तो बना लिए हैं, इसकी टारगेट सेटिंग वगैरह कर लिया है, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है। अब हमारा क्या काम है कि 9.1 और 9.13 और 10.2.3, देखिए इसमें आ जाएगा कि आपका जो केपीआई मैनेजमेंट है, जो एनालिसिस है, मतलब ट्रेंड वगैरह आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, केपीआई का ट्रेंड क्या है वो आ जाएगा। दूसरा जो है, जो केपीआई आप यूज़ कर रहे हैं कि जैसे मतलब जो आपका इवोल्यूशन है वो अचीव हो रहा है कि नहीं अचीव हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। दूसरा, इन केस आप मान लीजिए कि अचीव नहीं हो रहा है तो आपका एनालिसिस क्या है, कॉज एनालिसिस क्या किया आपने, रूट कॉज एनालिसिस क्या किया, क्या एक्शन लिया आपने, वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर मान लीजिए कोई करस्पॉन्डिंग उससे रिकॉर्ड आपने कुछ बना रखा है कि नहीं, केपीआई फॉलोअप शीट वगैरह हो गया या केपीआई चेकिंग शीट वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अदर्स इंक्लूडिंग क्रिएशन मेथड्स। 441 में आ जाता है कि टर्टल डायग्राम जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए मेन ऑब्जेक्टिव उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, चार्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिपार्टमेंट्स में आपका जो प्रोसेस नेम है, जो आईएटीएफ अंडरस्टूड करता है उसके हिसाब से क्या है, और प्रोसेस नेम जो है जिसको आईटीएफ का समझ है उसकी बात कर रहा था। जो प्रोसेस नेम है वो कंसिस्टेंट हो रहा है कंटेंट ऑफ द इंटरनल जो टाइटल डायग्राम है उस कंटेंट उसमें है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। जो प्रोसेस ओनर है, प्रोसेस नेम है, वो जो उनका कंटेंट है वो एक्चुअल है कि नहीं टाइटल डायग्राम के हिसाब से, वो सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप में आ जाता है लीडरशिप कमिटमेंट, 5.1 आ जाता है लीडरशिप कमिटमेंट, कि जो आपका मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो आपके क्यूमस में कैसा इन्वॉल्वमेंट है उनका, और वो जो है कन्वे कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मिटी का मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, वो लोगों को कन्वे कर रहे हैं कि नहीं, किस
तरह का जो है उन्होंने कंफर्मेशन कर रखा है, प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन का, गोल कैसे जो है क्यूमस का अचीव कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट किया है जो इम्प्रूवमेंट हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिससे हो क्यूमस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्यूमस का डेवलपमेंट आ जाता है, क्यूमस डिपार्टमेंट जो है वो आ जाता है इसमें 5.1 में, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। दूसरी बात करें इसमें, क्वालिटी पॉलिसी आ गई। देखिए, क्वालिटी पॉलिसी की बात करें 5.2 में आ जाता है कि हाउ इज द क्वालिटी पॉलिसी नोटिफाइड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्वालिटी पॉलिसी लोगों को पता होगी, उसका डिस्प्ले हो गया, उसका अवेयरनेस हो गया, और उसका जो है नॉलेज हो गया, और उसकी जो है अवेलेबिलिटी हो गई। तो इसमें आ जाता है जैसे कि इंटरेस्टेड पार्टी जो हैं उनको भी रीच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं कि गेट पे आप डिस्प्ले कर दो, जैसे या जो आपके पास के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सबको जो है अवेलेबल हो और सबको कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट बात करते हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी 5.3। देखिए, इसमें क्या है, जो अथराइज पर्सन है, जो प्रोसेस ओनर्स हैं, उनके क्या रूल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि क्यूमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डीएफएमईए पीएफएमई का कॉमन है, ये बेसिक्स ऑफ एफएमईए की बात कर रहा है कि एफएमईए जो है आपने स्पेसिफाइड किया है कि नहीं, और जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन मेजर है जैसे डिडक्शन कॉलम का वो आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि नहीं, कि आपने स्कोरिंग 1 to 10 ले रखा है कि नहीं। कोई डिडक्शन मेजर नहीं है तो इसका मतलब आपका स्कोर क्या होगा, 10 होगा। तो ऐसा आपने कहीं डिफाइन कर रखा है कि नहीं, उसके हिसाब से टेबल बना रखी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती। देखिए, ये किसकी रिक्वायरमेंट है, सीएफटी की रिक्वायरमेंट होती है। एफएमई में सारी सेफ्टी आपकी आ गई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, क्वालिटी, प्रोडक्शन सब आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कस्टमर को दिखा रहा है, स्पेसिफाइड है, वो आपने डिफाइंड किया है कि नहीं पीएफएमई या डीएफएमई। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई जो है जैसे मान लीजिए आपने नन लिखा है, सोन इन काउंटर मेजर में आपने नन लिखा है कि आपने कोई रिकमेंडेड एक्शन नहीं ले रहे, तो एफएमई मेजर वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, आपने टेकन किया है कि नहीं, तो ऐसी चीज़ें आ जाएगी। आरपीएन जो आपका रिव्यू हो रहा है, काउंटर मेजर उसके अगेंस्ट ले रहे हैं कि नहीं, जो एफएमईए है वो मेजर कर रहा है, फॉलोअप उसका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसका रीजन क्लेरिफाई है कि नहीं, मान लीजिए कि इनकम्प्लीशन है एफएमईए तो उसका रीजन वहाँ पे क्लेरिफाई होना चाहिए। और जो रिकॉर्ड है एफएमईए रिव्यू से रिलेटेड, मान लीजिए कोई नॉन कंफर्मिटी अगर हो रही है प्रोसेस में या कस्टमर इन पे, तो वो उसमें इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डीएफएमईए की। देखिए, डीएफएमईए का सेक्शन क्या बोलता है, 8351, तो उसमें बात करते हैं कि जो डीएफएमईए का है वो आपको नॉलेज है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं, टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं, ट्रबल टूसिंग वगैरह, जो ट्रबल शूटिंग वगैरह है उससे रिलेटेड उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं एफएमईए में। और हम बात करें अगर जो रिकॉर्ड है डीएफएमईए से रिलेटेड, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सीएफटी के द्वारा, वो आपके पास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होनी है। पीएफएमईए से रिलेटेड बात करें 8352, देखिए 8352 क्या बोलता है कि जो मेजर्स है या काउंटर मेजर आप टेक कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपने जो है उसमें प्रोसेस के हिसाब से इम्प्लीमेंट किए हैं कि नहीं, प्रॉब्लम उसमें आइडेंटिफाइड है कि नहीं, प्रिवेंटिव प्रॉब्लम में आपने डिफाइन कर रखा है कि नहीं, कि नो प्रिवेंशन मेजर का मतलब क्या होता है, नन। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, और स्कोरिंग आपका 1 to 10 होगा। और इन केस ऑफ नो प्रिवेंटिव मेजर में रिजल्ट आपका क्या होगा, वहाँ पे स्कोरिंग क्या होगा, 10 का होगा। ठीक है, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है तो आपका स्कोर 10 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है आइडेंटिफाइड करना है और रिकॉग्नाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, डज दी पीएफएम प्रोसेस नेम और ऑर्डर जो मैच हो रहा है कि नहीं, पीएफएमईए और जो आपका किसी प्रोग्राम प्रोसेस डायग्राम है या किसी चार्ट है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो रिस्क रिव्यू का होता है एफएमईए में वो हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई डेविएशन हो रहा है, जो कंट्रोल मेथड है आपने स्पेसिफाइड कर रखा है प्रोसेस में, कुछ डेविएशन है तो उसमें मेथड मतलब मेंशन है कि नहीं एफएमईए में, वो रिव्यू हो रहा है कि नहीं उसके लिए, मतलब एफएमईए उसके लिए रिवाइज हो रहा है कि नहीं। और जो मैनेजमेंट है वो मान लीजिए कोई हाई आरपीएन है तो उसमें क्या मैनेजमेंट ने जो एफएमई है या किसी प्रोसेस चार्ट में आपने डिफाइन कर रखा है कि हाई रिस्क है, तो नो मैनेजमेंट नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई मैनेजमेंट नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाइड करना है और उसमें एक्शन लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंसी प्लान की, 6123। तो इसके लिए क्या होता है, कंटीजेंसी आपको प्लान बनाना होता है, उसका जो है कंटीजेंसी टेस्ट भी रन करना होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी और प्रोडक्शन कंट्रोल, परचेज वाले इन्वॉल्व होते हैं मेजरली। कभी कभी एचआर भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लेबर से शॉर्टेज से रिलेटेड कंटीजेंसी है, मशीन से रिलेटेड प्रोडक्शन आ गया, क्वालिटी से रिलेटेड मान लीजिए कोई इक्विपमेंट फेलियर हो रहा है, टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आ जाता है कि इन द इवेंट ऑफ द डिजास्टर या लार्ज स्केल क्वालिटी ट्रबल, तो ये आपने क्या कुछ डिफाइन कर रखा है कि नहीं, इज द रिस्पॉन्सिबल मेथड डिटरमाइन एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर ईच द केस इन विच द मैनेजर फोरमैन और स्टाफ एब्सेंट है, मान लीजिए नाइट में या हॉलीडे में, तो आपने कुछ ऐसा करके जैसे प्लान में कुछ डिफाइन कर रखा है, ये भी चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन है मेजरमेंट कंट्रोल। देखिए मेजरमेंट कंट्रोल की बात करें, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका स्कोप ऑफ टेस्टिंग, लेबोरेटरी स्कोप आ गया 71531। तो लेबोरेटरी स्कोप जो है वो टेस्टिंग जो लेबोरेटरी है आपका अप्रोप्रिएट है कि नहीं, स्कोप उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है कि नहीं, जो आप कर रहे हो स्कोप के अंदर आ रहा है कि नहीं, लैब स्कोप है कि नहीं आपके पास, डिपार्टमेंट जो टेस्टिंग लेबोरेटरी का करा रहा है वो क्या सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, कि प्रोसीजर उसका होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कम्पिटेंसी होना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहा है टेस्ट का रेंज होना चाहिए, मेजरिंग जो इक्विपमेंट है उसकी लिस्ट होनी चाहिए, रिकॉर्ड प्रिवेंशन होना चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड का जो लिस्ट है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, नहीं तो क्या होगा, ये इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, जो कि माइनर ऑब्जर्वेशन। अगर पूरा लैब्स है तो प्रोसीजर भी नहीं है और परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं तो मेजर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का 7152, उसमें जो मेजरिंग इक्विपमेंट है वो आइडेंटिफाइड है कि नहीं, और उसमें जो पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन है मेजरिंग का, जैसे नेम नंबर उसमें इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में वो आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्क स्टैंडर्ड 71531। देखिए वर्क स्टैंडर्ड की बात करें, कोई वर्क स्टैंडर्ड जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है वो टेस्टिंग स्कोप में मेंशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो इट इज नेसेसरी टू लॉजिकली एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द वर्क स्टैंडर्ड इज अननेसेसरी, क्यों जरूरी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैलिब्रेशन का 71532, इज देयर एनी ओमिशन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, is the calibration certificate provision with the ISO or IEC 17025, and if the accreditation organization marks such as JCSS, ऐसा कुछ है कि आपने जो मान लीजिए कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है वो आईएसओ या आईईसी जो आपका है 17025 उसे एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन मार्क उसमें लोगो लगा है कि नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, एनएबीएल का लोगो लगा है कि नहीं, ऐसा बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात है कि इज द कैलिब्रेशन रेंज डिटरमाइन इन कंसिडरेशन ऑफ द रेंज ऑफ यूज, जो कैलिब्रेशन का रेंज है और जो आपका मतलब रेंज आप यूज़ के लिए एक्चुअल प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं क्या वो उसमें कवर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एमएसए की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं 71511, इज देयर ये रिकॉर्ड ऑफ एमएसए इम्प्लीमेंटेड, क्या एमएसए का कोई रिकॉर्ड जो है आपने बना रखा है, एमएसए कैरीड आउट कर रहे हैं, विजुअल इंस्पेक्शन के लिए भी क्या एमएसए आपने परफॉर्म किया, मतलब वेरिएबल एट्रीब्यूट दोनों के लिए आप एमएसए कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो जो कंट्रोल प्लान में आपका इंक्लूडेड इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, इज इट पॉसिबल टू जस्टिफाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑन साइट मेजरमेंट, क्या आपने फ्रिक्वेंसी को डिफाइन कर रखी है कि कैलिब्रेशन के बाद करेंगे कि उसके पहले करेंगे कि कब करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। इसके जो एमएसए का मैनुअल होता है उसमें आरएनआर की क्राइटेरिया क्या है, बायस स्टेबिलिटी लिनियरिटी उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो आरएनआर का रिकॉर्ड है जिसको हम लोग जीआरआर बोलते हैं, गेज रिपीटेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, वो उसमें इक्विपमेंट नंबर वगैरह मेंशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एमएसए में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। देखिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल में बात करें 834 की बात सबसे पहले करते हैं। इसमें क्या आता है, जो आपका प्रोग्रेस स्टेटस है एपीक्यूपी का 834 में बात कर रहा है, वो मैनेज हो रहा है कि नहीं, उसमें प्रोडक्ट नंबर आ गया, रेगुलरली शेयर्ड हो रहा है कि नहीं, पर्सन जो कंसर्न पर्सन है, और वो उसका चेकिंग हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल स्टोरेज स्टेटस ऑफ फाइल फोल्डर, ये सारी चीज़ें, या डिज़ाइन रिकॉर्ड का जो जिससे कि वो इजीली रिट्राइबल हो जाए, ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं 834 में। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 82313 की बात करता है, जो डिज़ाइन का थीम है सैम्पलिंग फ्रॉम थीम लिस्ट, जैसे कि कोई रिकॉर्ड है फिजिबिलिटी स्टडी का मैन्युफैक्चरिंग साइट पे,
वो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सिचुएशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, कैसे वो जो है पार्टिसिपेट हो रहा है फिजिबिलिटी स्टडी में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की, 4412। देखिए प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने कंसीडर कर रखे हैं कि नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कर रखे हैं नहीं प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि आपके कंट्रोल प्लान और एफएमई में आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि ये जो है क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक है, फिट टू फंक्शन है, या ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो आइडेंटिफाइड करना है आपको कंट्रोल प्लान, और उसमें उसका मेथड है कि नहीं, और उसको परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आइडेंटिफिकेशन और मेथड टू मैनेज द कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है प्रोडक्ट सेफ्टी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक 8333, मतलब 8.3.3.3, 8333 की बात करते हैं। इस दिस सेटिंग स्टैंडर्डाइज बेस्ड ऑन दी डेफिनेशन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है, इसमें फिट, फॉर्म, फंक्शन, परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। पाँचों चीज़ है कि नहीं वहाँ पे आपने परफॉर्म कर रखा है कि नहीं, और इसमें सेफ्टी भी आ जाता है, फिट, फॉर्म, फंक्शन और सेफ्टी, गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट्स पॉसिबल टू शो एविडेंस दैट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आर डिटरमाइंड बाय सीएफटी। तो आपको अगर ऐसा कोई एविडेंस है, आपने कोई उसकी रिव्यू वगैरह कर रखा है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये जो सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक है या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, हमने सेफ्टी के द्वारा डिटरमाइन कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड आउटपुट फ्रॉम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें बात करते हैं 82311 की बात करता है और 8351, इसमें आ जाता है कि जैसे आपका डिज़ाइन का जो स्टेप है कंडक्ट कर रहे हैं विदाउट काउंटर मेजर, कोई इशूज़ है, कोई कंसर्न आपने रिपोर्ट किया या एग्जिट हो रहा है, आ रहा है, वो डिस्क्राइब किया आपने डीआर में, डिज़ाइन रिव्यू में या डेवलपमेंट रिजल्ट रिपोर्ट्स में, वो है कि नहीं, वेदर आर नॉट देयर आर एनी इशू लेफ्ट अनसॉल्व। ऐसा तो कुछ नहीं कि आपने कोई इशू लेफ्ट छोड़ रखा है कि अनसॉल्व, मतलब सॉल्व नहीं हुआ। आर ऑल डीआर, जो भी आपका डिज़ाइन रिव्यू का है, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डेट शोन हो रहा है डीआर मिनट्स में, वो आपने उसका मॉनिटरिंग कर रखा है कि नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रखा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आउटपुट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन, इसमें आ गया 8352। इसमें जो है कोई मान लीजिए रिकॉर्ड्स है जिग की ड्राइंग से रिलेटेड, उसके हिसाब से आपने पार्ट नंबर और रिसेंटली जो माइग्रेटेड मास प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, मान लीजिए एंटी वायरेशन, कोई रबर कंपनी की बात कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि क्या आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड वगैरह बना रखा है, जिग वगैरह का ड्राइंग है कि नहीं, उसके हिसाब से आपने कंडक्ट कर रखा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूसी प्रोसेस चार्ट, जिसमें आपका प्रोसेस का क्यूए चार्ट आ जाएगा, कंट्रोल प्लान आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, क्रिएट 8511, इसमें आ जाता है कि जो आपने, जो आपके सारे प्रोसेसेज है रॉ मटेरियल से लेकर के आपने प्रोडक्ट डिलीवरी तक, वो आपने जो है डिस्क्राइब कर रखा है कि नहीं किसी प्रोसेस चार्ट में या कंट्रोल प्लान में, ठीक है। और इसमें आ जाता है एक फुल प्रूफ, पोका योका जो आप बोलते हैं, तो 1024 उसमें आ जाता है कि जो आपने फुल प्रूफिंग कर रखा है डिवाइस या टेक्निक्स डिस्क्राइब कर रखा है पीएफएम में, कंट्रोल प्लान में, प्रोसेस चार्ट्स में, वो आपने लिंकेज है कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड से, उसमें लिंकेज है कि नहीं, उसका लिंकेज देखें, पीएफएम कंट्रोल प्लान का लिंकेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी विद प्रोसेस, 8511 की बात कर रहा है, जैसे कि जो आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी है, जो आपने कंसिस्टेंसी है दोनों के बीच में, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग का, वो किसी प्रोसेस चार्ट या कंट्रोल प्लान में, एक्चुअल कंट्रोल में है कि नहीं। और जो पर्टिकुलर मान लीजिए सेटअप इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं या फुल प्रूफिंग डिवाइसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसमें किसी प्रोसेस चार्ट या कंट्रोल प्लान में है कि नहीं। और जो कंट्रोल्स आइटम होते हैं किसी प्रोसेस चार्ट या कंट्रोल प्लान में, वो आपने एक्चुअल सिचुएशन में या साइट में उसको कंसिस्टेंस कर रखे कि नहीं, चेक कर रहे हो कि नहीं, उसके हिसाब से ये सब बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोसेस कंट्रोल की। देखिए प्रोसेस कंट्रोल की बात करें, इसमें आ जाता है इंडिकेशन मैनेजमेंट फॉर वर्क एरिया, 851 की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ऑन साइट आपका इंडिकेशन है, जैसे आपने स्पेसिफाई कर रखा हो, मान लीजिए जैसे कि आपने क्रिटिकल सेफ्टी कोई पार्ट्स आइडेंटिफाई कर रखा है, मारू ये पार्ट आइडेंटिफाई कर रखा है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर रखा है कि क्या, उसके हिसाब से आप इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड या आईडी जो इंडिकेशन है, जिससे कि वो मिस यूज प्रिवेंशन मेजर्स या डॉक्यूमेंट का हो, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट कर रखा है कि नहीं क्रिटिकल पार्ट सेफ्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज कंट्रोल 8561, जो आपका प्रोसेस चेंज है, मान लीजिए रैंकिंग ए है, कोई एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हो है, तो उसके हिसाब से आपने प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं, या आपने जो अपनी रैंकिंग डिफाइन कर रखी है, जैसे जिग चेंज,
फीचर चेंज, टूल चेंज, उसके हिसाब से आप उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं, चेंजिंग का रिकॉर्ड है कि नहीं, उसका कुछ कंट्रोलिंग है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पोररी चेंजेज ऑफ द प्रोसेस, 85611 की बात कर रहा है, जिसमें क्या आ जाएगा आपका जो टेम्पोररी प्रोसेस चेंज है, जैसे नॉन रूटीन वर्क प्रॉपर्ली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, नॉन रूटीन मान लीजिए कोई रूटीन में नहीं है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 दिन 2 दिन के लिए आपने कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, टेम्पोररी चेंजेस कर रहे हैं, उसका कुछ रिकॉर्डिंग है कि नहीं, इसकी बात कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट रिलीज की, 861, उसमें जैसे शिपिंग आप कंटिन्यू कर रहे हो, मान लीजिए कोई कंडीशनल स्टेट में, जैसे कि कंडीशनल सर्टिफिकेट हो गया, प्रोडक्शन सर्टिफिकेट हो गया, इन सफिशिएंट प्रोसेस कैपेबिलिटी हो गया, इनिशियल मास प्रोडक्शन कंट्रोल में, तो ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो कि नहीं उसका आईपीसी वगैरह के पीरियड में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन फॉर द अनअचीव कंट्रोल आइटम, 871 की बात करें, जिसमें कह रहे हैं कि देयर शुड बी ए रिकॉर्ड of response method and result when the control and monitoring indicator tests during the mass production or initial mass production control are insufficient or do not achieve the goal। मान लीजिए कि आपने इनिशियल सप्लाई कंट्रोल में कुछ अपने इंडिकेटर्स लगा रखे थे, ऐसा कोई इंडिकेटर्स आपने मॉनिटरिंग का बना रखा है जिसके आपको पता हो जाए कि आपका ये जो अपने टारगेट्स डिफाइन कर रखे थे, जो गोल्स डिफाइन कर रखे थे वो अचीव नहीं हुआ, तो उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटेंसी की। देखिए कॉम्पिटेंसी में बात करें, कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट चार्ट आ जाता है, जैसे कि उसमें जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जो टास्क क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोर टूल की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट मेंशन आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेबिलिटी कंट्रोल चार्ट की। इसमें आ जाता है जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस हो रहा है, कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट चार्ट, वर्क कैपेबिलिटी कंट्रोल टेबल, उसमें प्रोसेस नेम, आइटम नेम, जैसे मान लीजिए एक्सेप्ट फॉर दी की मैनेजमेंट स्टाफ, और जो हाई लेवल स्टाफ है उनको छोड़ करके ऑल द मेंबर्स सब्जेक्टेड टू कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, बाकी जो मैनेजमेंट है उनकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो रही है कि नहीं, उनका कंट्रोल्स है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और जो टास्क है, प्रोसेस लिंकेज है, नॉलेज रिक्वायरमेंट है, स्किल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन लाइसेंस, वो सारे हैं कि नहीं, मतलब जो टास्क या प्रोसेस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें नॉलेज स्किल जो कि रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की या लाइसेंस की, वो है कि नहीं उनके पास, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्लान, उसमें जो है आपके जो फॉर्म है, क्या एजुकेशन ट्रेनिंग प्लान का कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आप उसको कर रहे हैं कि नहीं, किसी को कॉम्पिटेंसी का लैप्सेस है उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, उसका कुछ रिकॉर्ड बना रखा हो आपने, और जो उसको जो है वेरीफाइड जो अप्रूवर है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से प्लान वर्सेस एक्चुअल हो रहा है कि नहीं। कम से कम जो वेरिफिकेशन की फ्रिक्वेंसी है साल भर में एक बार तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी में आपकी क्या डेफिशिएंसी है और उसके हिसाब से आपको क्या ट्रेनिंग है, मतलब टीएनआई आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन आपको करने की बात कर रहे हैं। और जो इफेक्टिवनेस एजुकेशन और ट्रेनिंग का है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी का, उसमें बात करते हैं 7 to 3, तो लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए और रेगुलेटरी अपडेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका रेगुलरली अपडेट भी होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर जो है कौन से ऑडिटर अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऑडिट, रेगुलर ऑडिट नहीं कर रहे हैं, कौन से ऑडिटर कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं, तो उनको या जो ऑडिटर आपने आइडेंटिफाइड कर रखे हैं, सर्टिफाइड कर रखे हैं, उनसे ऑडिट करा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इज इट पॉसिबल टू दी इंटरनल ऑडिटर टू एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी लाइक प्रोसेस अप्रोच अप्लीकेबल, आईईटीएफ की रिक्वायरमेंट हो गया, कोर टूल की रिक्वायरमेंट हो गया, अभी 6 कोर टूल हो गए, उसमें कंट्रोल प्लान अलग हो गया एपीक्यूपी से, और पीपैप हो गया, एसपीसीएमएस से हो गया, फिर नहीं हो गया। तो हम अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फॉर्म एंड इम्प्लीमेंट ए प्लान ये एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तो कैसे आपको रिपोर्ट बनाना है, कैसे उसको ऑडिट को कंडक्ट करना है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड पार्टी एडिटर की कंपिटेंसी बात करते हैं 7 to 4, जिसमें आउटसोर्स अफसर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड पार्टी एडिटर। इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन है क्वालिफाइंग का सेकंड पार्टी एडिटर्स वो आपने आइडेंटिफाइड कर रखे हैं कि नहीं, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड सेकंड पार्टी एडिटर आपने प्रिपेयर कर रखा नहीं और उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से ऑडिट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएशन एंड अपडेशन, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब उसमें फर्स्ट है 752 जो क्रिएशन एंड अपडेशन और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की बात करता है। इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंटेड है वो स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड जो भी मैनेज हो रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट में है कि नहीं, मास्टर लिस्ट में है कि नहीं, और जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है क्वालिटी डॉक्यूमेंट लिस्ट में वो अवेलेबल है कि नहीं, जो रिकॉर्ड्स है वो क्वालिटी रिकॉर्ड लिस्ट में है कि नहीं,
और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैनेज हो रहा है, रिव्यू प्लान उसका है कि नहीं, क्वालिटी डॉक्यूमेंट रिव्यू प्लान में वो हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं वो, और जो कोई प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है जो कि रिवाइज हो रहा हो, मान लीजिए कोई 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया तो उसका क्या वो वैलिड है कि नहीं, या उसका रिविजन नेसेसरी है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी कि अभी उसको क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, आर देयर एनी कॉलम लेफ्ट ब्लैंक इन दी फॉर्म, क्या ऐसा कोई कॉलम है जो कि लेफ्ट मतलब ब्लैंक लेफ्टेड है कॉलम फॉर्म में, कि ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आ जाती है क्रिएशन और ऑपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट इसमें बात करें, इसमें आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें 7532 की बात करता है क्लास नंबर। और उसमें क्या है, जो आर द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इम्प्रॉपर यूज, मतलब इम्प्रॉपर यूज या अनआइडेंटिफाइड अल्टरनेशन से, मान लीजिए कोई इसको कॉपी करके यूज ना कर ले या इम्प्रॉपरली यूज ना कर ले, कहीं रिस्ट्रिक्शन है फिर भी यूज कर ले, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू मेक appropriate backups according to the importance to be explainable, such as high importance once in a day, mid important once in a week, ये सारी चीज़ें आपने कर रखा है कि नहीं, तो इस पे अगर आप कर रखे हैं तो आपको पूरा जो है इस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन 75322। तो अगर मान लीजिए कोई चेंजेस है या रिवीजन आ रहा है, कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन हो रहा है, कस्टमर से रिवाइज होकर मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपने जो मतलब आपका जो 10 डेज है उसके अंदर आपने रिप्लाई किया है कि नहीं, उसको कस्टमर को रिस्पॉन्स किया है कि नहीं, और इम्प्लीमेंटेड उसको एशियन इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके सारी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इसमें सोर्स क्वालिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंटेड जो चेंज इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन वो सबकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परचेजिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैनेजमेंट। देखिए परचेजिंग का परचेज और प्रोडक्शन कंट्रोल से रिलेटेड होता है, इसमें सप्लायर क्यूमस डेवलपमेंट आ जाएगा 8424, जिसमें क्वालिटी और परचेज दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो पार्ट सप्लाई हो रहा है सप्लायर के द्वारा, वो ISO 9001 एटलीस्ट सर्टिफाइड है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या वहाँ जस्टिफिकेशन, कोई रीजन, आपने कुछ एक्शन प्लान ऐसा कुछ बना रखा है, और इस इट इज़ डिजायरेबल टू सपोर्ट द सप्लायर अप टू फोस्टरिंग देम। तो ऐसा कुछ आपने कुछ सपोर्ट वगैरह किसी सप्लायर को ऐसा कर रखा है जिससे कि उनका सिलेक्शन और उनका जो, जैसे कि मतलब ऐसा कुछ आपने कर रखा जिससे उनका जो है इम्प्रूवमेंट हो, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट प्लान बना रखा हो, या सप्लायर को अपग्रेड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस की। 8412 बोलता है सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, कोई मैकेनिज्म है कि नहीं सप्लायर का रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए, और सप्लायर जो रिक्रूटमेंट आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो मैकेनिज्म के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, आपके प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और उसका रिकॉर्ड आपने बना रखा है कि नहीं, और जो सप्लायर मैनेजमेंट है वो आपने अपडेट कर रखा है कि नहीं, मेन आपकी जो मतलब लिस्ट ऑफ अप्रूव सप्लायर का है उसमें अपडेट कर रखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लायर मैनेजमेंट 842। उसमें जो सप्लायर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वगैरह है वो आप कर रहे हैं कि नहीं, सप्लायर परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं सिस्टम के हिसाब के नहीं, और जो सप्लायर है वो मतलब इंड्यूस नॉन कंफर्मिटी, मान लीजिए कोई नॉन कंफर्मिटी हो रहा है तो उसका रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको केस को क्लोज कर रहे हैं कि नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्विपमेंट कंट्रोल। देखिए इक्विपमेंट कंट्रोल में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आ जाता है, इसमें क्या बात करते हैं 8515 की बात करता है, कोई प्रोसीजर है कि नहीं मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए, प्रिवेंटिव शेड्यूल हो रहा है कि नहीं, प्लान और इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं वो शेड्यूल, स्पेयर पार्ट का कोई मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट फॉर मेंटेनेंस प्लान, सारी चीज़ें हो रहा है कि नहीं, कोई रिकन्फर्म डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव, प्रोडक्टिव और प्रिवेंटिव में उनको जो डिफरेंस पता है कि नहीं, और इज इट प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द ग्राउंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ वियर्स है वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, और नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टिव एक्शन। देखिए करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, इसमें आ जाता है इन प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटी एंड कस्टमर क्लेम्स। तो इसमें आ जाता है 10 to 3। देखिए 10 to 3 जो है करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, और 10 to, तो रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि जो आपका डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है नॉन कन्फर्मिटी और कस्टमर क्लेम के लिए, वो सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेनेंस सब आ जाते हैं उसमें। आर एनी मेजर्स टेकन अगेंस्ट द जनरेशन सोर्सेज आर आउटफ्लो ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट, जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आउटफ्लो हो रहा है, क्या आपने कोई मेजर्स ले रखा है
मतलब जहाँ से वो जनरेट हो रहा है प्रॉब्लम। और टू सॉल्व प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द एक्शन इम्प्लीमेंटेड, फर्स्ट एड या करेक्टिव एक्शन, फिर कॉज एनालिसिस मीन रूट कॉज एनालिसिस, फिर करेक्टिव एक्शन, रिकरेंट प्रिवेंशन। ये सारी चीज़ें आपने कर रखा है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू क्लोज द केस बाय द फर्स्ट एड ओनली, मतलब सिर्फ करेक्टिव एक्शन लेना या फर्स्ट एड करना, ये इससे आपका जो है ये केस क्लोज नहीं होगा, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, are there any inconsistency in the content of the corrective action against the root cause resulted by the 5 analysis? जो 5 वाई एनालिसिस मेथड है या 5 वाई टेक्निक्स है, उसके द्वारा आपने कोई रूट कॉज आइडेंटिफाइड कर रखा है कि नहीं, और उस पर करेक्टिव मेजर्स ले रखा है कि नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 10.2 की, जो प्रोग्रेस ऑफ मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन, जो मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन आपने लिया है उसका प्रोग्रेस क्या है, इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, जो स्टेटस है नॉन कन्फर्मिटी का, जैसे टेबल एबीडी, जैसे आप कुछ लिस्ट बना सकते हो कि मतलब ए टाइप माइनर कस्टमर कंप्लेन, मेजर ऑब्जर्वेशन, या ऐसे टाइप का बना सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके हिसाब से आपने प्रोग्रेस स्टेटस फेवरेबल है कि नहीं, या आप फॉलो अप मेजर्स करेक्टिव एक्शन का वो देख ले रहे हैं कि नहीं, और आर देयर एनी करेक्टिव एक्शन और वर्क प्रोसीजर वो कैरीड आउट हो रहा है कि डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से जो है कोई ओमिशन तो है नहीं प्रोसेस में, या उसके हिसाब से काम हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात करें 9.2 में आ जाता है, उसमें बात करते हैं कि जो ऑडिट है वो आपने प्लान बना रखा है कि नहीं, और जो लास्ट ईयर का प्लान है उसका रिजल्ट है उसके हिसाब से आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और जो इंटरनल ऑडिट है उसका प्रोसीजर आपने बना रखा है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट जो प्लान है या प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपने कर रहे हैं कि नहीं, और जो इंटरनल ऑडिट का प्लान है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराने का, जो उसका जो पास्ट रिजल्ट है वो भी ऑडिट में आप इंक्लूड कर रखे हैं कि नहीं, प्रीवियस ऑडिट का जो है ऑब्जर्वेशन जो है कोई मेजर मान लीजिए नॉन कंफर्मिटी, वो आप मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, और आपने ऑडिटर्स को सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं, और उसके हिसाब से ऑडिट हो रहा है कि नहीं, मतलब ऑडिट का प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और जो ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन का मेथड है, जैसे ऑडिट क्राइटेरिया है, इस वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, इन्फॉर्म कर रहे हैं एडिटर्स को नहीं, मेथड ऑफ एडिटिंग का, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन की, 7.4 आ जाता है, उसमें आ जाता है कि जैसे कि कम्युनिकेशन सुपरवाइज बाय डिपार्टमेंट हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट हो रहा है मेंबर्स के द्वारा, या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है कस्टमर को छोड़ करके, तो वो क्या होता है, वो हमारा विद इन द डिपार्टमेंट हो रहा है, कोई रेगुलर मीटिंग हो रही है, तो उसको इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो जैसे कंसर्निंग मीटिंग है, जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, मेथड हो गया, टाइमिंग का हो गया, एलिजिबल पर्सन हो गया, या मेन पर्सन इंचार्ज हो है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे कस्टमर से रिलेटेड जो या सप्लाई से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन या सर्टिफिकेशन बॉडी से रिलेटेड, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन 9.1.2 और 9.1.3। तो आपने कुछ ऐसा कोई डिसाइड कर रखा है, कोई फॉर्म है या कस्टमर सर्विस सीट वगैरह है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन का आप रिकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं, कोई स्कोर कार्ड कस्टमर का आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जिसमें 8424 बात करता है, और 9121 कि जो भी आपने आइटम जो है आइडेंटिफाइड कर रखे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लेट डिलीवरी केसेस, ऑन टाइम डिलीवरी रेट, या जो केपीआईज आप आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जैसे कि अकरेंस स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये आपने इसको फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं, मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई कॉज वहाँ पे एनालाइज होता है कि नहीं, और कोई मेजर्स मान लीजिए जब कोई नेसेसरी है, मान लीजिए कोई गैप्स आ रहा है उसमें, तो आप उसको एक्शन या उसका रूट कॉज या उसको में जो है आपने उसका रीजन मेंशन करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वारंटी मैनेजमेंट 10.2.5, इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क रिलेटेड प्रोसीजर क्या है वारंटी क्लेम का मैनेजमेंट का। उसमें आ जाता है कि मेजरमेंट जो मैनेजमेंट का टेबल है वो शो कर रहा है कि नहीं, वारंटी क्लेम का रिक्वेस्ट कैसे आएगा, फिनोमेना क्या है वारंटी क्लेम का रिक्वेस्टेड का, और उसका कॉस्ट क्या है, किस अमाउंट में क्लेम रिपोर्ट हो रहा है प्रत्येक प्रोडक्ट का, उसका रेट क्या है, और उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ रही है कि नहीं, और उसके आपने एक्शन ले रखे हैं कि नहीं वारंटी को मैनेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि सेल्स और क्वालिटी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
प्रोसेस एडिट, देखिए प्रोसेस एडिट का एक फॉर्मेट है जिसमें प्रोसेस एडिट का एडिटर्स का नेम आ जाता है, एडिट का मेंबर्स आ जाता है, डिपार्टमेंट आ जाता है और एफएमई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नंबर आ जाता है, कंट्रोल प्लान का डॉक्यूमेंट नंबर आ जाता है। अब कंट्रोल प्लान नॉर्मेटिव रेफरेंस होता है, उसको लेकर के हम लोग प्रोसेस एडिट करने चाहते हैं। उसमें क्या है, क्या-क्या चीज़ें चेक करते हैं, अभी उसमें हम डिटेल में बात कर रहे हैं। 851 बोलता है कि इंडिकेशन मैनेजमेंट फॉर वर्क एरिया। इसमें क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस एरिया में कस्टमर के द्वारा या हायर स्टैंडर्ड के द्वारा, वो आपने जो इंस्ट्रक्शन इंडिकेट कर रखे हैं कि नहीं, और जो इंस्ट्रक्टेड अगर मान लीजिए आपने कर रखे हैं, जो इंडिकेशन आप कैरीड आउट कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड है कि नहीं, कि जैसे क्रिटिकल कोई सेफ्टी पार्ट से रिलेटेड है, उसकी रिक्वायरमेंट आपने मेंशन कर रखी है कि नहीं, और जो इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है आपका, सैंपल आईडी इंडिकेशन या मिसयूज़ तो नहीं हो रहा प्रिवेंटिव मेजर डॉक्यूमेंटेशन से, वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 851 और 8511, 8512, 8513, 1024, वो बात करता है क्यूसी प्रोसेस चार्ट, कंट्रोल प्लान की बात कर रहे हैं। इसमें होता है गैप विथ ऑपरेशन। मान लीजिए कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस है आपका, और शिपमेंट के लिए जो डिस्क्राइब कर रखा है आपने क्यूसी प्रोसेस चार्ट कंट्रोल प्लान में, वो आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ गैप है, तो उसका रिकॉर्ड आपको दिखाना कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो कंट्रोल आपने आइटम डिफाइन कर रहे हैं किसी प्रोसेस या कंट्रोल प्लान में, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो कंसिस्टेंटी मेंटेन करना चाहिए पीएफएमई और प्रोसेस में, वो आप कर रहे हैं कि नहीं। आपका फुल प्रूफ पोका योका की बात करें, जो पोका योका डिवाइस आपने मेंशन कर रखा पीएफएमई और कंट्रोल प्लान में, वो आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं 911 मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, फॉर्म चेक आ गया, मॉनिटरिंग आ गया, जो आपकी केपीआईज है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ आइडियाज़ मेजर्स आपने कुछ इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट जैसे सीलिंग हो रहा है, तो ऐसा कुछ फॉर्म अगर आप बना रखें तो उसकी मॉनिटरिंग की बात करता है, केपीआई स्ट्रेंथ की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 71511, इसमें आ जाता है 71511, 71522 और 71521, 71531, 71532, जो बात करता है मेजरमेंट कंट्रोल की। इसमें आ जाता है इंस्पेक्शन। देखिए इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप आप कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, मेजरिंग इक्विपमेंट जो आपने वर्क में स्टैंडर्ड में डिफाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड दिखाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सैंपल जो यूज़ कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका वैलिडेशन डेट क्या है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो स्टिकर जो इक्विपमेंट पे मेंशन है, वो मेंशन है कि नहीं, उसके हिसाब से है कि नहीं, कैलिब्रेशन का उसका मतलब क्या डेट है, ड्यू डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट तो आप प्रोसेस में नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं इंस्ट्रूमेंट जिसमें आईडी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, या कोई स्टिकर जो है इसमें निकल गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एमएसए और रिकॉर्ड की बात करता है कि जो पॉसिबल जस्टिफाइड फ्रीक्वेंसी है ऑन साइट पे, उसके हिसाब से वो मुझसे हो रहा है कि नहीं। जैसे वंस पर शिफ्ट या वंस पर ईयर, ऐसा कुछ अगर आपने आइडेंटिफाइड कर रखा है, उसके हिसाब से हो रहा है। उसमें डिवाइस नंबर या जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिस्क्राइब कर रखा है, आरएनआर का जो क्राइटेरिया है, प्रोसेस इंस्पेक्शन का जो रिकॉर्ड है, वो आप रीड आउट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आरएनआर का रिकॉर्ड आपने बना रखा है कि नहीं, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं, वो एक्सेप्टेड है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की। प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करें, इसमें आप कौन सा पार्ट नंबर या प्रोडक्ट को आप ऑडिट करने जा रहे हो, और ऑडिटेड डिपार्टमेंट कौन सा है, इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ऑडिट का लीडर कौन है, ऑडिट के मेंबर्स कौन है, कौन सी डेट पर ऑडिट करने जा रहे हैं। अब इसमें बात करें आईईटीएफ की क्लास के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 9224, जिसमें प्रोडक्ट ऑडिट की बात करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर रखा है कि नहीं, कस्टमर जो अप्रूवल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है, आपका इंटरनल स्टैंडर्ड है, उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। उसमें जो है हमें चेक करना है, जो हायर स्टैंडर्ड है और जो नो कस्टमर अप्रूव स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें उनकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ऑपरेशन का। इसमें जो आपने इंस्पेक्शन पॉइंट या मेजरिंग पॉइंट आपने इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में लिखे हैं, वो मीट कर रहा है कि नहीं। आपने कुछ ऐसा इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन वो मीट कर रहा है कि नहीं स्टैंडर्ड को। अगर आपने ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रखा है कि इंस्पेक्शन प्रोसीजर जो कैरीड आउट हो अप्रोप्रिएट मैनर में हो रहा है कि नहीं, जो इंस्पेक्शन का रिजल्ट है उसकी वैल्यू विद इन आपके स्टैंडर्ड लिमिट में आ रही कि नहीं, इंस्पेक्शन जो रिजल्ट है प्रॉपर्ली स्टोर कर रहे हैं कि नहीं, और आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंस्पेक्शन रिजल्ट को, कि मान लीजिए कोई एनजी आ रहा है के लिए स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि नहीं, अप्रोप्रिएट उसमें एक्शंस ले रहे हैं कि नहीं इन केस ऑफ एनजी।
ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7151 एंड 71511, 71522, 71521, 71531 एंड 71532 जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की बात कर रहा है। इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन की बात कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कैसे करना है कि कस्टमर स्पेसिफाइड या इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में जो मेंशन हो। दूसरा है कैलिब्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सपायरी हो जा रहा है मान लीजिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो आप कैसे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो मान लीजिए कोई ऐसा आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नेम नंबर आपने कहीं रिकॉर्ड कर रखा है, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में मेंशन कर रखा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए आप लेआउट रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप मान लीजिए आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं मेजरिंग इक्विपमेंट से, वो अपने जो स्टैंडर्ड में लिख रखा है उसके हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं, मेंशन है उसके हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं 854 और 8541 जो प्रिजर्वेशन की बात करता है। जो पैकेजिंग रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसकी हैंडलिंग, उसका स्टोरेज, उसका शेल्फ लाइफ, ये सब की बात करता है। डज द पैकेजिंग कन्फर्म टू द पैकेजिंग स्टैंडर्ड, जो पैकेजिंग आप कर रखे हैं पैकेजिंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। उसके एनवायरनमेंट, उसका हैंडलिंग, उसका शेल्फ लाइफ ये सब मीट कर रहा है कि नहीं। उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहे हैं। और जो आपका प्रोडक्ट आपने पैक कर रखा है, इस द लेबल अटैच एज पर पैकेजिंग स्टैंडर्ड, जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड में लेबल लगाने की बात हो रही है पैकेट पे या बॉक्स पे या बिन पे, आपने उसका लेबलिंग कर रखा है कि नहीं। ये सारी रिक्वायरमेंट इसमें आ जाती है। साथियों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।